हमारा मिशन है इन नोट से राजस्थान के दो बहुत ही जरूरी लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हिस्सों की एक तस्वीर बनाना। एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये बने कैसे, इनकी अपनी अपनी कहानियां क्या हैं और हाँ, ये आज के राजस्थान के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल। और ये नोट्स मतलब एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ये हमें सिर्फ भूगोल के सूखे तथ्य नहीं देते, बल्कि उन तथ्यों के पीछे जो जीवन है, जो अर्थव्यवस्था है और जो इतिहास है, उसकी परतों को खोलने का मौका देते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत उस इलाके से करते हैं जिसे राजस्थान का दिल भी कहा जा सकता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इन पन्नों पर लिखी है वो ये कि इस प्रदेश का निर्माण नदियों के लाए हुए अवसाद या जलोढ़ से हुआ है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई चट्टानी इलाका नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस जगह की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं बुनियादी पहचान है। कल्पना कीजिए कि लाखों सालों तक गंगा, यमुना, चंबल, बनास जैसी नदियां पहाड़ों से अपने साथ मिट्टी, गाद अच्छा। और खनिज लेके आती रहीं और इस पूरे इलाके में एक चादर की तरह बिछाती रहीं। परत दर परत। हजारों लाखों सालों तक। तो आज हम जिसे मैदान के रूप में देखते हैं वो असल में नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है। ये चट्टान नहीं बल्कि उपजाऊ मिट्टी का एक गहरा समुंदर है। इसीलिए तो इसे राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। वाह, मतलब ये पूरी जमीन नदियों ने ही बनाई है। अब यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। नोट्स में इस एक बड़े मैदान को नदियों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। बनास व बाणगंगा का मैदान, फिर चंबल का मैदान और माही का मैदान। और फिर बनास बाणगंगा मैदान के अंदर भी 3 और छोटे मैदान हैं, मेवाड़, मालपुरा करौली और रोही। एक मैदान के अंदर इतने सारे मैदान, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। हाँ, ये लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ा शहर है और ये सब उसके अलग-अलग मोहल्ले हैं। हर मोहल्ले की अपनी एक पहचान है, अपना एक चरित्र है, जो वहाँ बहने वाली नदी या उसकी सहायक नदी से तय होता है। इन बंटवारों को समझने से ही हम इस पूरे क्षेत्र की जो विविधता है, उसको समझ पाते हैं। चलिए तो फिर इन मोहल्लों की सैर करते हैं। सबसे पहले मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का नाम सुनते ही तो इतिहास जहन में आता है। महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़, क्या इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। ये वही ऐतिहासिक मेवाड़ क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये बनास बेसिन का दक्षिणी हिस्सा है। नोट्स के हिसाब से ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से टोंक तक फैला है। यहाँ बनास और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। यहाँ की जमीन थोड़ी ऊंची नीची और पथरीली है, लेकिन फिर भी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, तो मेवाड़ का मैदान हो गया दक्षिणी हिस्सा। तो फिर ये जो दूसरा नाम है, मालपुरा करौली का मैदान, इसकी अपनी क्या खास पहचान है? क्या यहाँ की मिट्टी या फसलों में भी कोई फर्क है या ये सिर्फ एक नाम का बंटवारा है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बनास के उत्तरी हिस्से में पड़ता है, खासकर टोंक और करौली जिलों में। मेवाड़ की तुलना में ये ज्यादा समतल है, ज्यादा सपाट है। इसकी अपनी पहचान है क्योंकि यह बनास नदी के बहाव का अगला पड़ाव है। यहाँ की मिट्टी थोड़ी और बारीक हो जाती है। तो हाँ, ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, बल्कि जमीन के चरित्र में एक बहुत सूक्ष्म बदलाव को दिखाता है। और तीसरा नाम है रोही का मैदान। ये नाम तो थोड़ा अलग है। रोही का मैदान आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स में इसे यमुना और बाणगंगा के बीच का दोआब क्षेत्र बताया गया है। दोआब का मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन, जो दुनिया में सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक मानी जाती है। ये वो इलाका है जहां जयपुर, दौसा और भरतपुर जैसे बड़े और विकसित जिले आते हैं। यहाँ खेती इतनी अच्छी होती है कि इसने इस पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से बहुत संपन्न बना दिया है। एक मिनट, मैं यहाँ नोट्स में कुछ शब्द देख रहा हूँ। अवनालिका, बीहड़, डांग, डाकुओं की शरण स्थली। ये हम भूगोल पढ़ रहे हैं या किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट? चंबल के मैदान की ये क्या कहानी है? और ये कहानी ही है जो नदी ने खुद लिखी है। चंबल नदी अपने शांत स्वभाव के लिए नहीं, बल्कि अपने तेज, शक्तिशाली बहाव के लिए जानी जाती है। जब ये तेज बहता पानी इस इलाके की नरम जलोढ़ मिट्टी को काटता है, तो उसमें गहरी नालियां और खाइयां बन जाती हैं। इन्हीं गहरी, मतलब भूल भुलैया जैसी उबड़ खाबड़ घाटियों को
अवनलिका या स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। नोट्स में इसे बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा गया है, जिसका सीधा मतलब है खराब या बर्बाद जमीन। एक ऐसी जमीन जिसे नदी ने खुद खोदकर बिगाड़ दिया हो। ये तो कमाल की बात है कि एक नदी जो कहीं जीवन दे रही है, वहीं चंबल में जमीन को इस तरह काट देती है कि वो किसी काम की नहीं रहती। ये तो प्रकृति का एक अजीब विरोधाभास है। और फिर इसी भूगोल ने वहां एक अलग ही तरह का समाज बना दिया। नोट्स में साफ लिखा है कि बीहड़ों का ऊपरी हिस्सा डांग कहलाता है और ये डाकुओं के शरण स्थली हुआ करते थे। यहाँ तक कि डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर, ये नाम भी दिए गए हैं। ठीक यहीं पर भूगोल और समाज का रिश्ता साफ नजर आता है। ये दुर्गम बीहड़ जहां छिपना आसान था और पहुंचना मुश्किल, उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए दशकों तक एक चुनौती पेश की। इस भूगोल ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो मुख्य धारा से थोड़ी कटी हुई थी। इसीलिए जब इस समस्या को सुलझाने की बात आई तो जवाब भी भौगोलिक ही खोजना पड़ा। हाँ, और इन पन्नों पर उसी कोशिश का जिक्र है। 2 सरकारी कार्यक्रम, राज्य सरकार का डांग विकास कार्यक्रम और केंद्र सरकार का कंदरा विकास कार्यक्रम। सही कहा, ये कार्यक्रम सिर्फ सड़क या स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये उस जमीन के चरित्र को बदलने की कोशिश थी। 1994-95 में शुरू हुआ डांग विकास कार्यक्रम कोटा, बूंदी, धौलपुर समेत 8 जिलों पर केंद्रित था। और इससे भी पहले 1987-88 में कंदरा विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये कार्यक्रम दिखाते हैं कि कैसे एक भौगोलिक समस्या को सुलझाने के लिए सरकारों को दशकों तक प्रयास करना पड़ता है। जमीन को समतल करना, वहां सड़कें बनाना, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं है, यह वहां के पूरे समाज को बदलने की कोशिश है, और ये आसान नहीं होता। वाकई बहुत गहरा कनेक्शन है। चलिए अब पूर्वी मैदान के तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, माही का मैदान। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प नाम है 56 का मैदान। ये 56 नंबर के पीछे क्या राज है? इसके नाम को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित हैं वो ये है कि ये नाम इस क्षेत्र में मौजूद 56 गांवों या 56 नदी नालों के समूह से आया है। ये संख्या इस इलाके की संपन्नता, गनी बसावट और पानी की प्रचुरता को दिखाती है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास, जहां माही नदी बहती है। नोट्स में 2 और स्थानीय नाम भी हैं, कांठल और वागड़। ये नाम तो उस जगह की पहचान को और भी खास बनाते हैं, है ना? बिल्कुल, स्थानीय नाम हमेशा उस जगह की आत्मा को दर्शाते हैं। माही नदी के किनारे वाला इलाका, खासकर प्रतापगढ़ के पास का जो क्षेत्र है, वो कांठल कहलाता है, जिसका मतलब ही होता है किनारा या तट। और डूंगर पर बांसवाड़ा का जो पहाड़ी और थोड़ा कटाफटा क्षेत्र है, उसे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये नाम हजारों सालों से चले आ रहे हैं और भूगोल का हिस्सा बन चुके हैं। तो बनास, चंबल और माही, इन तीनों मैदानों को अगर एक साथ देखें तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के लिए इतना खास क्यों है? इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो नोट्स के आंकड़े ही सब कुछ साफ कर देते हैं। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी कह रहे हैं। हाँ, जैसे कि ये प्रदेश राजस्थान की सिर्फ 23.3% जमीन पर है, लेकिन यहाँ राज्य की 39% आबादी रहती है। मतलब 1/4 से भी कम जमीन पर राज्य के लगभग 40% लोग। ये तो बहुत ही ज्यादा दबाव हुआ। ठीक, यहीं से इसकी अहमियत समझी जा सकती है। ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान की असल जिंदगी, इसका आर्थिक इंजन रेगिस्तान में नहीं बल्कि नदियों के बनाए हुए इस हरे भरे हिस्से में धड़कता है। ज्यादा लोग वहीं रहते हैं जहां पानी और उपजाऊ जमीन हो। सीधी सी बात है, यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए गेहूं, सरसों, चावल जैसी फसलें लहलहाती हैं। और सिर्फ कृषि ही नहीं, जहाँ आबादी होती है वहीं उद्योग और परिवहन का विकास होता है। नोट्स के मुताबिक राजस्थान की सबसे ज्यादा बड़ी औद्योगिक इकाइयां जयपुर और अलवर में है, जो इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। संक्षेप में कहें तो ये राजस्थान का कृषि, उद्योग, परिवहन और जनसंख्या का पावर हाउस